नमस्कार। एफडब्ल्यू रिग्स को हम लोक प्रशासन में पढ़ते हैं। जब हम क्या पढ़ते हैं बताओ? इकोलॉजी। इसका इकोलॉजी अप्रोच पढ़ते हैं तब इसका नाम आता है एफडब्ल्यू रिग्स का। अमेरिका का बहुत बड़ा विचारक था जो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इसको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हम इसको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय कहां पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। अमेरिकन विचारक है। पुस्तक इसकी जो लिखी हुई है वो है इकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये इसकी पुस्तक है इकोलॉजी ऑफ। अब जहां इकोलॉजी शब्द आ जाएगा ना पॉलिटिक्स के संदर्भ में, वहां एफडब्ल्यू रिग्स मिलेगा आपको। इकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एफडब्ल्यू रिग्स कि हमें एक तो ये याद करना है, दो ही चीजें याद करनी है। एक तो हमें इसका डेवलपमेंट ट्रैप याद करना है, विकास फंदा, डेवलपमेंट ट्रैप। ये शब्दावली है इसकी स्पेशल, जैसे हमने गैप हाइपोथेसिस की थी ना वैसे ही। और एक हमें इसकी जो शब्दावली पढ़नी है वो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। राजनीतिक विकास का कौन सा सिद्धांत है? डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। पहले मैं आपको विकास फंदा बताता हूं, ये क्या है। डेवलपमेंट ट्रैप क्या है? विकास का फंदा ये कहता है कि मैं लुइसियन पाई से प्रभावित हूं, जिसने कितने शब्द दिए हैं, कितने लक्षण, पॉलिटिकल सिंड्रोम, डेवलपमेंट सिंड्रोम्स, स्पेशल शब्दावली है डेवलपमेंट सिंड्रोम्स। कितने हैं बताओ? 3 है। समानता, क्षमता और विभेदीकरण। और ये लिए किसने है? इससे पाई से। ये कहता है कि समानता कौन सी व्यवस्था में ज्यादा होती है बताओ? इसको सही कर लेना, पता मैंने थोड़ा आगे पीछे हो गया डायग्राम। बताओ समानता किसमें होती है ज्यादा? समानता मार्क्सवाद में ज्यादा होती है। तो समानता किसमें ज्यादा होती है? वाम में। वाम क्या होता है? वामपंथी। जो वामपंथी देश है, व्यवस्था है, वहां समानता ज्यादा पाई जाती है। आप मुझे बताओ वामपंथी देश कौन कौन से? कभी यूएसएसआर हुआ करता था, उत्तरी कोरिया है, चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, लाओस है। ये कौन से देश हैं? ये वाम देश है, वामपंथी देश है। कम्युनिस्ट देश कह लो, साम्यवादी देश कह लो, मार्क्सवादी देश कह लो, ये वाम देश है। इनको वामपंथी बोलते हैं। वामपंथी, ये वामपंथी व्यवस्थाओं में समानता ज्यादा पाई जाती है। जो क्षमता होती है ना चीजों का जवाब देने की, रिस्पॉन्सिव क्षमताएं वगैरह, वो कौन से देशों में पाई जाती है? तो एक दक्षिणपंथ करना पड़ेगा ना। दक्षिणपंथी देश कौन से बताओ? अब यहां दक्षिणपंथी देशों का तात्पर्य उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश, वो ये है। बताओ कौन से हैं? यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये क्षमता। अब आ गए हैं थर्ड वर्ल्ड के देश। तो हमारे पास कितने वर्ल्ड है? 3 वर्ल्ड है। एक हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड, एक है हमारे पास सेकंड और एक है हमारे पास थर्ड। और हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड का। ये कौन सा वर्ल्ड है? ये सेकंड है। ये कौन सा है? ये फर्स्ट है। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड का। तो ये थर्ड वर्ल्ड के देश क्या करते हैं? शीत युद्ध चल रहा है, तो कभी तो इनको लगता है यार रूस वाला ये यूएसएसआर का तरीका ठीक है, हम ऐसे डेवलपमेंट कर लेंगे। नेहरू जी कह रहे हैं क्या करते हैं? चलो समाजवाद लाते हैं। घाना, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, सबके राष्ट्रपति चर्चा करते हैं कि क्या लाते हैं? समाजवाद लाते हैं। फिर ये किसके संपर्क में आते हैं? अमेरिका के इन देशों के, पाश्चात्य देशों के, जो इनके मालिक थे पहले, फर्स्ट वर्ल्ड के देश। फिर कहते हैं यार समाजवाद ठीक है, क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अपने पास पैसे तो है नहीं, अपन कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं? अपन उदार पूंजीवादी तरीका अख्तियार करते हैं। तो ये क्या करते हैं? निजी व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं और दूसरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों व्यवस्थाओं को बनाए रखते हैं। तो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है बताइए? मिश्रित। भारत की व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। यहाँ वामपंथ भी है और यहाँ दक्षिणपंथ भी, यहाँ उदारवाद भी है और यहाँ समाजवाद भी है। दोनों को बनाए रखते हैं।
फिर ये क्या करते हैं, दोनों के बीच झूलते रहते हैं। यूएसएसआर और यूएसए के जो दो तरीके हैं विकास करने के, इनके बीच में झूलते रहते हैं और फिर एक दिन एक के फंदे में फंस जाते हैं। या तो वो इस तरफ हो जाते हैं और या फिर वो इस तरफ हो जाते हैं। पाकिस्तान और ये आपका फिलीपींस और ये कई तो किसके फंदे में फंस गए, अमेरिका के। और भारत और ये किसके फंदे में फंस गए, यूएसएसआर के, रूस के, सोवियत संघ के, सॉरी। तो अब इसको वो क्या बोलता है, विकास फंदा। कि डेवलपमेंट तब तक होता है जब तक आप इन दोनों में क्या बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे आपका बैलेंस भंग हुआ, आप एक के फंदे में फंसे, आपका विकास रुक जाता है। तो विकास कब होता है, जब समाजवाद भी हो और जब आपके देश में उदारवाद भी हो। तो आप फंदे में कब फंसते हैं, जब आप किसी एक के चक्कर में पड़ जाते हैं, या तो समानता के चक्कर में और या क्षमता के चक्कर में, तब आप फंदे में फंस जाते हैं और आपका विकास है रुक जाता है। तो विकास के लिए बताओ क्या करें, बताओ। दोनों में बैलेंस बना के रखें, ये है विकास फंदा। कौन सा ऐसा विचारक है जो समानता और क्षमता के ऊपर बल देता हुआ विकास फंदे की चर्चा करता है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझाता है? FW रिक्स किस पे बल दे रहा है, समानता और क्षमता। फिर ये कहता है, ये है ना, ये है मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है बताओ, रीढ़ की हड्डी, ये संभालता है। अगर ये विभेदीकरण अगर ज्यादा है, इसका मतलब उपव्यवस्थाएं स्वायत्त है, बहुत सारी संरचनाएं हैं, खुलापन है, अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, इसका तात्पर्य ये है, तो क्षमता भी डेवलप हो जाएगी और समानता भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस पे आप, इस मेरुदंड पे ध्यान दें आप, ये अपने आप ही आ जाएगी। अब हमारे पास एक और सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, डायलैक्टिक थ्योरी। किसके मध्य द्वंद्व, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको। थर्ड वर्ल्ड के सामने क्या द्वंद्व है, कि समानता लाएं या क्षमता लाएं, यूएसएसआर वाला तरीका अपनाएं या यूएसए वाला तरीका, एक दल की तानाशाही लाएं या बहुत सारे दल लाएं, आर्थिक विकास पे ज्यादा ध्यान दें या राजनीतिक विकास पे ज्यादा ध्यान दें। इस चक्कर में अदरजूल में रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ये आपस में द्वंद्व में रहते हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डायलैक्टिकल थ्योरी किसकी है, FW रिग्स की। अब क्या द्वंद्वात्मक है, हेगल वाला ही है, वाद प्रतिवाद संवाद, यही होता है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। यही हेगल, इसका किया था कार्ल मार्क्स का किया था द्वंद्वात्मक सिद्धांत। अब हम द्वंद्व किस किस के मध्य द्वंद्व है, तो कुछ कोई सा पहले ले लो। पहले ये आया हुआ है, पहले आया दक्षिणपंथ यानी उदारवाद, दक्षिणपंथ, ये है वाद। फिर इसका प्रतिवाद क्या आया बताओ, उस उदारवाद का विरोध करने के लिए कौन आया, समाजवाद आया ना। तो दक्षिणपंथ का वाम आया, लेफ्टिस्ट आए। राइटिस्ट के विरोध में कौन आए, राइटिस्ट, वामवाद आया। इन दोनों में जब हुआ तो एक क्या हुआ, अच्छी व्यवस्था आई। तो बताओ क्या आया, संवाद आया। संवाद आया तो क्या आया, विभेदीकरण आया, विभेदीकरण। अब हम चर्चा करते हैं कि जब दक्षिण पंथ आया तो बताओ क्या आई, क्षमता आई। जब वाम आया तो क्या आई, समानता आई। इसके विरोध में, क्षमता के विरोध में समानता। और इन दोनों के अच्छे गुण आए तो क्या आया, विभेदीकरण आया। तो ये है संवाद। इन दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विभेदीकरण मिलता है। तो विभेदीकरण क्या है, इनका मेरुदंड है। आप कैसे भी करें, संरचनाओं में ज्यादा से ज्यादा विभेदीकरण करें, इन दोनों के अच्छे गुणों को बना के रखें। अब आप इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ जाना है, चलो हेगल के पास चलते हैं। हेगल मैंने अच्छी तरह समझाया था आपको। हेगल के एक है परिवार, एक है सिविल सोसाइटी, छोटे छोटे लिखूंगा, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, राष्ट्र राज्य बनेगा। ये किया था अपन ने। परिवार में कमियां थी तो क्या आया, सिविल सोसाइटी। अब इसमें भी कमियां थी तो फिर क्या बना, राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य में क्या होता है बताओ, दोनों की अच्छाइयां होती है, परिवार की भी और सिविल सोसाइटी की अच्छाइयां मिलके क्या बनता है, राष्ट्र राज्य। वैसे ही दक्षिण पंथ क्षमता और समानता की अच्छाइयां आती तो क्या होता है, विभेदीकरण। इसमें दक्षिण पंथ भी होता है और इसमें
वामपंथ भी होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। हमने एक और विचार किया, कौन सा? FW रिग्स। इसका कौन सा फंदा किया? विकास फंदा, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। फंदा क्या होता है? विकास फंदा क्या होता है? थर्ड वर्ल्ड के देशों का या तो सोवियत संघ के चक्कर में फंस जाना, या फिर अमेरिका में, या तो साम्यवाद समाजवाद में फंस जाना, या फिर उदारवाद में फंस जाना। ये तो होता है फंदा। विकास कब होगा? जब दोनों में आप बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है, FW रिग्स हो गया। उसके बाद अब अगला जो विचारक करेंगे वो विचारक करेंगे आइजनस्टाइन करें, कार्ल डाइस को करते हैं। कार्ल डाइस छोटा सा विचारक है। बस देखो, आज इतना ही कर पाएंगे। कार्ल डाइस, आज भागना पड़ेगा। एक दिन फिर भागा था, उस दिन आपने बताया नहीं। उस दिन वो था, गणेश चतुर्थी थी, उस दिन भागा गया, वहां बंद था डिपार्टमेंट। आज तो छुट्टी नहीं है ना गाय की, फिर ठीक है। कार्ल डाइस की पुस्तक है नर्व्स ऑफ गॉड। ये कहते हैं राजनीतिक विकास कब होता है। देखिए, इसका सिद्धांत कौन सा है बताओ आप? कार्ल डाइस का कौन सा सिद्धांत? इसका है संचार सिद्धांत, कि सूचनाएं जितनी ज्यादा होगी किसी व्यवस्था के अंदर, उन सूचनाओं को आत्मसात ग्रहण करने की और उनका फायदा उठाने की क्षमता जिस संस्था के व्यवस्था के पास उतनी ज्यादा होती है, उसका विकास उतना ही ज्यादा होता है। कुल मिला के कार्ल डाइस का हम क्या करते हैं? संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी। और कम्युनिकेशन थ्योरी में जो मुख्य चीज होती है वो होती है क्या चीज? सूचनाएं। क्योंकि कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं? सूचनाओं का, तथ्यों का। जितनी ज्यादा सूचनाएं होंगी उनको आत्मसात करके उनको क्या उठाना? उनका फायदा उठाना। तो जिस व्यवस्थाओं के पास जितनी ज्यादा सूचनाएं होती है, उनको ग्रहण करने की, उनका मतलब निकालने की, उनकी पूर्ति करने की जितनी ज्यादा क्षमताएं होती है, वहां राजनीतिक विकास उतना ही ज्यादा होता है। ये कौन सी सूचनाएं जनता चाहती क्या है, इसकी पूरी सूचनाएं, इसका पूरा फीडबैक उनके पास। हमने जो नीतियां लागू की थी उनमें क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां, ये सूचनाएं। आप ये बताओ, एक छोटी सी चर्चा करते हैं। मोदी जी एक पॉलिसी लेके आए, नोटबंदी। बताओ, वो नोटबंदी थी ना, वो फैल क्यों गई? क्योंकि उसके बारे में उन्होंने क्या इकट्ठी नहीं की? सूचनाएं। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में डेवलपमेंट तब होता है जब सूचनाएं हो बहुत सारी, लेकिन सूचनाएं होने से नहीं है। उन सूचनाओं को आप क्या उठाओ? फायदा उठाओ और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तब राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा क्या होता है? विकास होता है। चलिए, ये हमने किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब कल ये कंप्लीट हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे क्या शुरू हो जाए? राजनीतिक संचार शुरू हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।